हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स कौन सी काउंसिल्स होती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है इन काउंसिल्स का, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स and to advise the government in this respect, there is a provision of the in this act to establish consumer protection councils। यहाँ पर क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनका इंटरेस्ट बचाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द सेंट्रल लेवल पर पहली जो काउंसिल्स हैं इनमें दो लेवल्स पर बांटी गई हैं ये वाली काउंसिल्स। पहला है सेंट्रल लेवल और दूसरा है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द स्टेट लेवल पर। तो पहली जो सेंट्रल लेवल पर है वो कौन सी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। उसके बाद पहला है स्टैब्लिशमेंट। अब इसका स्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसको स्टैब्लिश करती है, इसके लिए कुछ नोटिफिकेशंस इशू करती है, उस नोटिफिकेशंस के बेसिस पर इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाता है। उसके बाद है कंपोजिशन में क्या है कि जैसे ये कैसे कंपोज होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ही ये जो मिनिस्टर है वही चेयरमैन होता है। कोई एक चेयरमैन बैठा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हु शॉल बी इट्स चेयरमैन। एक मिनिस्टर इंचार्ज कर देती है, यानी एक मिनिस्टर को रख लेती है और उसी को क्या बना देती है, उस काउंसिल का चेयरमैन। फिर नेक्स्ट है जो नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स हैं उस काउंसिल्स के विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है कि कौन कौन से कैसे कैसे मेंबर्स होंगे। इस काउंसिल में कम से कम यहाँ पर 150 मेंबर्स होते हैं। और ये क्या इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से पर्सनस होते हैं या कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर हो गया और डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, यानी ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स इस काउंसिल के अंदर होते हैं। फिर टर्म, इसकी क्या टर्म है, ये जो ड्यूरेशन होती है इस काउंसिल की ये 3 साल तक की होती है। फिर है फिलिंग द वैकेंसी, इसकी जब वैकेंसी कैसे फिल की जाती है, ये फिल की जाएगी सेम क्लास। जैसे मान लीजिए किसी मिनिस्टर की जो है वैकेंसी आ गई, किसी मिनिस्टर ने या जो मिनिस्टर है उसने क्या पता रिसाइन कर दिया हो, या फिर ये जो टाइम मैच्योरिटी है ये कंप्लीट हो गई हो, टाइम मैच्योर हो गया हो, तो वैकेंसी आ गई तो उसको फिल करने के लिए सेम लेवल पर ही सारा का सारा प्रोसेस किया जाता है। फिर है प्रोसीजर ऑफ मीटिंग का क्या प्रोसीजर होता है। एनी नंबर ऑफ मीटिंग कैन बी कन्वेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल बट 1 मीटिंग एटलीस्ट इन अ ईयर मस्ट बी हेल्ड। यहाँ पर पहली बात ये बोली गई है जिसकी सेंट्रल काउंसिल के पास बहुत सारा ये राइट होता है कि वो बहुत सारी मीटिंग्स कर सकती हैं एक साल में, लेकिन अगर वो नहीं करती हैं तो कम से कम एटलीस्ट 1 मीटिंग उनको करनी पड़ेगी एक साल के अंदर। फिर सेकंड पॉइंट बोला गया है जो सेंट्रल काउंसिल है शॉल बी मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज अ चेयरमैन में थिंक, यानी जो भी ये मीटिंग होगी इसका जो टाइम प्लेस वगैरह जो भी चेयरमैन को सही लगेगा वही सारा इसको बताएगा, और इनकी जो भी ट्रांसैक्शंस होगी मीटिंग की वो भी सारी प्रिस्क्राइब्ड की जाएंगी कि किसके ऊपर बात चलेगी मीटिंग के ऊपर, किस कंडीशंस में मीटिंग होगी, क्या तरीके की वहाँ पर मीटिंग्स में किस तरह के डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ये सारा का सारा कौन बताएगा, चेयरमैन बताएगा। उसके बाद है क्या ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का। तो यही है कि प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के राइट्स को, और जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको, जो भी कंज्यूमर एक्ट में, प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी उनको राइट्स गिवन हैं उसके ऊपर उनका काम करना कि किस कंज्यूमर को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसी भी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड तो उनको उस एक्सप्लॉयटेशन से, उन सफ़र्स से बचाना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ी सी वो दे रखी है कि किन किन चीज़ों से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। राइट टू सिक्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि लाइफ को भी डेंजरस हैं, लाइफ के लिए डेंजरस हैं, और ऐसी सर्विसेज, तो उन सर्विसेज से, उन गुड्स से उन कंज्यूमर्स को क्या करना, सिक्योर करना। उसके बाद सेकंड बोला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, कि उनका क्या राइट बनता है कि किस तरह से क्वालिटी है, क्या वो प्योर क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, कितनी क्वांटिटी, अगर उन्होंने क्वांटिटी लिखी है कि ये 100 ग्राम की है तो क्या एक्चुअली में उन्होंने 100 ग्राम का पैकेट बनाया भी है या नहीं बनाया है, तो इन चीज़ों से उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उनके एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकना। फिर नेक्स्ट है एज फार एज पॉसिबल राइट टू बी एश्योर्ड ऑफ एक्सेस ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइजेस भी ऐसे होने चाहिए कि सही होए,
यानी इसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस का मतलब है कि वो प्राइसेस जो कंज्यूमर जो हैं उनको भी सही लगे। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर बोल दे कि इतना प्राइस हम लोग पे करेंगे और उसमें जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, बल्कि अगर वो लॉस में जा रहा है, तो इस तरह की कंडीशंस को भी ये लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद है राइट टू बी हर्ड एंड अश्योर्ड दैट सफिशिएंट अटेंशन विल बी पेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एट एन अप्रोप्रिएट फॉरम्स। अप्रोप्रिएट फॉरम्स में उनकी जो भी बातें हैं, उन दोनों पार्टीज़ की बातों को सुनना, उनके इंटरेस्ट को देखना, ये सारा किसका काम है, क्या इन सब का क्या है, ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का। फिर नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, कोई भी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो एक्सप्लॉइट कर रही हैं कंज्यूमर्स को, तो उनके बदले में उनको कंपेंसेशन दिलाना भी इन्हीं का ही काम है। उसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करने का भी राइट इन्हीं का है। उसके बाद है द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और स्टेट काउंसिल, ठीक है। फिर इसमें है फर्स्ट स्टेब्लिशमेंट। स्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है कि ये किस तरह से स्टेब्लिश हुई हैं। इनमें भी कोई जो नोटिफिकेशन है वो पास आउट होती है, यानी इशू होती है, फिर उन नोटिफिकेशन से स्टेब्लिशमेंट की जो डेट है उसको अनाउंस कर दिया जाता है। उसके बाद कंपोजिशन, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट शॉल बी इट्स चेयरमैन। जो भी मिनिस्टर इन चार्ज होगा उसको चेयरमैन बना दिया जाएगा इस कंज्यूमर काउंसिल का। उसके बाद नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हैं, उनको भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी यही डिटरमाइन करेगी। वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट करती है, पहले वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर उसके बाद सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल, कुछ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल्स हैं, और ये मेंबर्स 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं। जो ये अदर्स मेंबर्स हैं तो ये नॉमिनेटेड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद है मीटिंग। इनकी जो मीटिंग है ये भी कभी भी मीटिंग करा सकते हैं, लेकिन साल में इनको भी एक बार मीटिंग ज़रूर करानी होती है। और इसका भी जो टाइम और प्लेस है, जो भी इनका चेयरमैन है वही सारा कुछ डिसाइड करेगा, और वो ही सारा प्रोसीजर जो भी मीटिंग कंडक्ट करने का है, वो भी सारा जो भी प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उसी मैनर में होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर भी इसके भी यही ऑब्जेक्ट हैं कि प्रोटेक्ट और प्रमोट करना कंज्यूमर के राइट्स को, और कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं, उनसे उनको बचाना। अब यहाँ पर एक बात बोली गई है कि अबव अंडर द हेडिंग, यानी कुछ राइट्स ऑलरेडी मैंशनड हैं, ये वाले सारे राइट्स इसमें भी आएंगे, ठीक है। ये जो 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये वाले 6 पॉइंट्स इसमें भी आप कंसीडर करके चलेंगे। उसके बाद है रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स की क्या रिड्रेसल है, इनको हम 3 टायर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी कहते हैं। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, देन स्टेट कमीशन, देन नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में सबसे पहला है एस्टैब्लिशमेंट, कि अब डिस्ट्रिक्ट फोरम का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है। सच गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट में एस्टैब्लिश कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट टू रिड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंज्यूमर, इट विल बी कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फोरम। यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नोटिफिकेशन के द्वारा, यहाँ पे भी नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया जाता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही चलेगा। यानी अगर जैसे यहाँ पर हम कहें कि आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात कहें, तो अगर ए डिस्ट्रिक्ट है और एक बी डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग फोरम्स होंगे, सेम फोरम में एक ही काम नहीं हो सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर अभी कैसे कंपोज हुए हैं, यहाँ पर जो पर्सन्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बनता है, डिस्ट्रिक्ट जज। उनकी क्वालिफिकेशंस जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगी वो सारी देखी जाती हैं। फिर उसके बाद है देयर शॉल बी 2 अदर मेंबर्स। यहाँ पे 2 अदर्स मेंबर्स होते हैं जिनमें एक वुमेन मेंबर ज़रूर होता है, और दीज मेंबर्स शॉल बी सफिशेंट इंटीग्रेटेड रेप्यूट एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं ये बहुत रेप्यूटेड और एक्सपीरियंस और नॉलेज वाले मेंबर्स होते हैं। उसके बाद है कि जो भी हर एक मेंबर अपॉइंट किया जाएगा रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन से ही किया जाता है। और पहला है जो चेयरमैन है उसको हम प्रेसिडेंट बना देते हैं। उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट विल बी अ मेंबर। इसमें भी एक ये जो लॉ के द्वारा एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, सेक्रेटरी बना दिया जाता है, उसको हम मेंबर कंसीडर करके चलते हैं। और जो सेक्रेटरी होता है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का, उसको भी हम मेंबर
कंसीडर करते हुए चलते हैं। उसके बाद है टर्म्स एंड एज ऑफ मेंबर्स। क्या टर्म्स होती हैं और क्या एज होती है मेंबर्स की। एवरी मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम्स विल होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए वो अपने पास ऑफिस रखेंगे, यानी जो भी काम का वर्क होगा उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी 5 साल की। और जब 65 ईयर एज जो है वो लोग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तब जाकर उसके मेंबर्स बन सकते हैं। और विच एवर इज अर्लियर ही इज कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। जब उससे पहले ये दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। और रिजिग्नेशन, अगर कोई मेंबर अपनी रेजिग्नेशन साइन कर देता है और स्टेट गवर्नमेंट को राइटिंग में दे देता है तो वो जो जॉब होती है वो क्या हो जाती है, वेकेंट हो जाती है। फिर जो प्रोसीजर होता है एक पर्सन को अपॉइंट करने का वो यहाँ पर किया जाता है और उसी क्वालिफिकेशन, सेम क्वालिफिकेशन का पर्सन्स वहाँ पर हेल्ड करेगा। उस पर्सन को होल्ड कर लिया जाता है कि आप यहाँ पे रुकेंगे और सेम अपनी क्वालिफिकेशन का पर्सन यहाँ पर रख के जाएंगे। फिर उसके बाद है सैलरीज, अलाउंसेज एंड अदर सर्विस कंडीशंस। क्या सैलरीज होंगी, क्या अलाउंसेज होंगे और कोई भी सर्विस कंडीशंस जो भी उनके मेंबर्स को पे की जाती हैं। तो ये सारा का सारा जो भी प्रिस्क्राइब मैनर होता है, जो भी कंडीशंस होंगी या जो स्टेट गवर्नमेंट है जो पहले से ही उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो प्रिस्क्राइब कर देती हैं कि हम पहले से ही बता देती हैं कितना देंगे तो वो उतना ही मिलता है उन लोगों को। उसके बाद है जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम की क्या जुरिस्डिक्शन है। इसमें पहला जो पॉइंट दे रखा है उसमें ये दे रखा है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज होंगी उनके कंपेंसेशन के लिए जो वैल्यू है उन गुड्स और सर्विसेज की वो कितने लाख से 5 लाख से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो लास्ट मैक्सिमम लिमिट जो है वो रखता है कि ₹20 लाख से ज़्यादा रेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है सेकंड, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट पहला जो है उसमें ये दे रखा है जो भी एसोसिएशंस हैं, अगर मान लीजिए जो पार्टी है वो अगर एक पार्टी की बजाय 2-3 पार्टीज़ हैं या उससे ज़्यादा पार्टीज़ हैं तो हर एक पार्टी को, तो ऐसा नहीं कि कॉपी भेजते रहेंगे कि आपके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या किया जाता है जो मेन ब्रांच ऑफिस होता है उधर रिपोर्ट कर दी जाती है कि आपके खिलाफ केस लड़ा जाएगा। फिर सेकंड है कि जो भी, और इसमें भी यही है कि अगर बहुत सारी पार्टीज़ हैं तो वो काम जो है पर्सनली अपने गेन के लिए कर रही होती हैं तो उनकी परमिशन, जो भी परमिशन होगी डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो भी परमिशंस गिवन दी होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग उनको भी एक जो उनका मेन ब्रांच ऑफिस होगा उन पर ही दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस। जैसे ही जिस हिसाब से केस आया है, जिस हिसाब से उनको एक्शन लेना है वो एक्शन भी उसी तरह से डिसाइड किया जाता है जिस तरह से केस है। हर केस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उस तरह से अलग अलग एक्शन लिए जाते हैं। फिर उसके बाद है मैनर इन विच कंप्लेंट शॉल बी मेड। किस मैनर में कंप्लेंट की जा सकती है, यानी कौन कौन पर्सन कंप्लेंट कर सकता है। तो पहला पॉइंट है कि जो कंज्यूमर हैं वो खुद ही कंप्लेन कर सकते हैं अगर उनको कोई भी ऐसे गुड्स डिलीवर हुए हैं जो कि या ऐसी कोई सर्विसेज डिलीवर हुई हैं जिनसे वो एग्री ही नहीं है, सही नहीं लगती हैं उनको, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एनी कंज्यूमर एसोसिएशन। कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेन कर सकती है और जिस तरह से जो भी प्रिस्क्राइब मैनर होगा उसी में कंप्लेंट होती है, जो भी प्रोसीजर होता है पूरी कंप्लेंट का। फिर उसके बाद है वन और मोर कंज्यूमर्स विच देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। बहुत सारे कंज्यूमर जिनका सेम इंटरेस्ट है, जिनको हर, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट आया न्यू मार्केट में और बहुत सारे कंज्यूमर्स ने उसको परचेज कर लिया बिकॉज ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट थी तो उनको लगा कि हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो उन्होंने जब परचेज कर लिया तो सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और सेम ही प्रॉब्लम अगर मान लीजिए क्रिएट होती है तो वो सारे पर्सन्स एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं। फिर उसके बाद है the central or the state government as the case may be either in its individual or as a representation of interest of the consumers in general। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती हैं, केस कर सकती हैं कंज्यूमर्स के बिहाफ पर। फिर उसके बाद है कंज्यूमर एसोसिएशन। क्या होता है कंज्यूमर एसोसिएशन, यानी एक वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं जो कि कंपनीज जो एक्ट है उसके द्वारा रजिस्टर्ड की जाती हैं और फिर उसके बाद ये अपने फोर्स में काम करती हैं, यानी लॉ के द्वारा फिर ये काम करती हैं और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन होने से उनको बचाती हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है प्रोसीजर ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर रिगार्डिंग गुड्स अगर गुड्स के रिगार्डिंग कोई भी केस आया है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? पहला है कि अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट इज़ फॉरवर्डेड। पहला ये बात, हम लोग डायरेक्टली जाकर कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, तो पहले जो अपोजिट पार्टी है उसको हमें वो जो कॉपी है वो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी और 30 दिन के अंदर अंदर उसको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक्सटेंड दिस पीरियड नॉट एग्जिस्टिंग 15 डेज, 15 दिन तक वो एग्जीट कर सकती है कि हाँ, मतलब टोटल 45 डेज देती है अपोजिट पार्टी को कि आपके खिलाफ अगर कंप्लेंट हुई है तो आप अगर चाहें तो इसको बता सकते हैं कि आपके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए पहले अपोजिट पार्टी को दिया जाता है। उसके बाद जो अपोजिट पार्टी है ऑन द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्स और डिस्प्यूट्स द एलिगेशंस, और वो अगर जो अपोजिट पार्टी है वो ये बोलती है कि या तो मैंने ये नहीं किया है या मैं ऐसा नहीं कर सकता या मेरे से ही गलती हुई है, जो भी उसके एलिगेशंस होंगे जो उनको बताना होगा वो बताएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम को। उसके बाद इफ़ द कंप्लेंट अलाइजेज अ डिफेक्ट इन द गुड्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट पुअर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, तो द डिस्ट्रिक्ट फोरम शॉल ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंप्लेंट, सील इट एंड ऑथेंटिकेट इट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। यानी जो भी मैनर होगा, अगर मान लीजिए कोई गुड्स में डिफेक्ट है और प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुई है गुड्स की, उन्होंने बोल दिया कि हमसे टेस्ट सही तरीके से नहीं हुए थे, तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है फिर बाद में उसके सारे कंप्लेंट्स को देखकर सैंपल मंगाएगी गुड्स के और उसको सील कर लेगी, अपने पास रख लेगी, फिर लेबोरेटरी में भेज देगी उसके टेस्ट होने के लिए। if the goods are required to be tested or complaint is required to deposit a specific fees, यानी अगर जब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है अगर वो कोई टेस्ट वगैरह करा रही है तो उसके ऊपर वो एक कुछ नॉमिनल रेट ऑफ फीस लेती है, चार्ज करती है, तो वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है शॉल रिमिट द amount deposited to his credit under the above clause to the appropriate laboratory and enable to it carried out on the analysis or test on the receipt of the report from the appropriate laboratory the district forum shall forward। यानी कि जब उनको appropriate कॉपी मिल जाती है उस टेस्ट से रिलेटेड, तो उसके बाद वो क्या करती है, उस कॉपी को किस किस को भेज देती है, अपोजिट पार्टी को भेज देती है कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है टेस्ट हुआ है इसका लेबोरेटरी से, तो यही सारी कंडीशंस निकल कर आई हैं। इफ़ एनी of the parties disputes the correctness of findings of the appropriate laboratory or disputes of the correctness, अगर वो कहते हैं कि आपने कौन सा जो है उन्होंने जो भी मेथड यूज़ किया होता है अपनी लेबोरेटरी में वो भी बताया जाता है, और सारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कहा जाता है कि आपकी ये गलती है। अगर उनके गुड्स में कोई भी डिफेक्ट निकल कर आता है तो उनको ये भी बताया जाता है अपोजिट पार्टी को कि आप इनको अपने करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है देयर आफ्टर द जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो क्या करती है, शॉल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एन कंप्लेनेंट एज वेल एज टू द अपोजिट पार्टी और बीइंग हियर रिगार्डिंग रिटर्न कंप्लेंट्स और करेक्टिव नेट अदरवाइज। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो ये भी ध्यान रखती है कि दोनों को अपॉर्चुनिटी देती है, चाहे वो अपोजिट पार्टी है और जो कंप्लेनेंट है यानी जिसने कंप्लेंट की है, उन दोनों को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपनी जो भी उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट्स लिखी हैं तो उनके ऊपर वो क्या करती हैं, उसकी सुनती हैं दोनों पार्टीज़ की जो भी बताना चाह रही हैं दोनों पार्टीज़। एक पार्टी क्या कहेगी कि इसने गलत गुड्स हमें दे दी हैं, और जो दूसरा पार्टी है यानी जो अपोजिट पार्टी है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, यानी दोनों पार्टीज़ को टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद है द डिस्ट्रिक्ट फोरम इज़ सेटिस्फाइड द गुड्स कंप्लेंट, अगर उसको लगता है डिस्ट्रिक्ट फोरम को कि जो भी गुड्स हैं उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट सच में था, तो वो क्या करती हैं, कुछ अपोजिट पार्टी को ऑर्डर्स इशू करती हैं। वो ऑर्डर्स क्या होते हैं कि जो डिफेक्ट है उसको रिमूव कर दिया जाए जो भी पॉइंट आउट हुआ है अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में। फिर उसके बाद है टू रिप्लेस द गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाए न्यू गुड्स के साथ, या फिर उनको एक फ्री में गुड्स प्रोवाइड कर दिए जाए जो भी डिफेक्ट था उसको रिमूव करने के बाद। टू रिटर्न टू द कंप्लेनेंट द प्राइस पेड बाय हिम, जो भी कंप्लेनेंट है यानी जिन्होंने कंप्लेंट की है उसका प्राइस उसको वापस कर दिया जाए, या फिर क्या ऑर्डर दे सकती हैं कि जो भी कंपेंसेशन है गुड्स से रिगार्डिंग वो कंपेंसेशन या जो उनको इंजरी हुई है या लॉस हुआ है तो वो भी उनको वापस कर दिया जाए।
टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स और डिफिशेंसीज इन द सर्विसेज इन क्वेश्चंस। अगर कोई भी डेफिशिएंसीज निकल कर आई हैं सर्विसेज में या कोई गुड्स में डिफेक्ट निकल कर आया है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। टू डिसकंटिन्यू कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को ना दोहराया जाए, नॉट रिपीट देम, दोबारा से रिपीट ना किया जाए, ये अब स्टॉप कर दी जानी चाहिए। नॉट टू ऑफर द हजार्डियस गुड्स फॉर सेल, गुड्स जो हैं अगर कोई डेंजर वाले गुड हैं उनको सेल करना ही नहीं है, उसको भी स्टॉप कर सकती है जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ऑर्डर दे सकती है। टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल, जो भी ऑफर किए गए हैं उन्होंने सेल करने के लिए रखे हुए हैं डेंजरस गुड्स, तो वो कह सकती हैं कि उन सारे गुड्स को अपनी शॉप से वापस बाहर निकाल दें। या टू प्रोवाइड फॉर एडुकेट कॉस्ट टू द पार्टीज, कुछ एडुकेट कॉस्ट पार्टी को दूसरी पार्टी को देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम विल बी कंडक्टेड बाय अ प्रेसिडेंट, जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी प्रेसिडेंट के द्वारा और उनके एक मेंबर के द्वारा की जाती है और दोनों एक साथ बैठते हैं और सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट कर देते हैं। फिर उसके बाद एवरी ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम शॉल बी साइन, जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑर्डर दिया है वो 2 पर्सन्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, जो प्रेसिडेंट हैं या जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा, जो भी जो प्रोसीडिंग्स में कंडक्टेड थे, जिन्होंने प्रोसीडिंग ये वाली कंडक्ट की थी। उसके बाद है कि अगर किसी पर्सन को अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर जो है वो सही नहीं लगता है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन को क्या कर सकता है, वापस केस कर सकता है स्टेट कमीशन के पास, कह सकता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट फोरम का ये ऑर्डर पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ पर 30 डेज एक लिमिट है कि अगर 30 दिन के बाद करता है, इसका एक्सपायरी हो जाता है तो वो केस फाइल नहीं होगा, उसको वही ऑर्डर मानना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग सर्विस। अब सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर होता है, तो पहला है जो भी फॉरम है एडमिट्स अ रिटन कंप्लेंट को एडमिट करती है और जो कंप्लेंट्स हैं वो दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को क्या कर दिए जाते हैं, फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। और जो अपोजिट पार्टी है अगर उसके ऊपर कोई भी अगर एक्शन नहीं लेती है और 30 दिन के अंदर नहीं लेती है तो लास्ट जो मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 15 डेज़ की और ज़्यादा उनको मिल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट उनको नहीं मिलेगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि अगर एक जो अपोजिट पार्टी है वो ये कहती है कि नहीं ये कंप्लेंट जो है गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और उसके ऊपर वो अगर एविडेंस दे देती है, कोई भी लाकर एविडेंस खड़ा कर देती है, तो जो अपोजिट पार्टी है वो बच सकती है। बट अगर एक्स पार्टी जो है, पहली वाली जो पार्टी है, अगर वो ये एविडेंस भी दे देती है कि इसने जो एविडेंस दिया है वो भी गलत है, तो जो पार्टी है उसको जो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो उसके ऊपर एक एक्शन ले सकता है। उसके बाद है पावर एंड राइट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। पावर क्या है और राइट्स क्या है डिस्ट्रिक्ट फोरम के, तो पहला है राइट टू कॉल विटनेस। विटनेस को कभी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम आसानी से बुला सकती है अगर कोई भी विटनेस वहाँ पर है, अवेलेबल है तो। और डिस्ट्रिक्ट जो विटनेस है उसके सारे जो बयान होते हैं उनको एग्जामिन कर सकती है कि या क्या ये सच बोल रहा है, और उससे शपथ लेती हैं कि आप जो भी बयान करोगे वो बिल्कुल सच करोगे, सच बोलोगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है राइट टू डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस और डॉक्यूमेंट। यहाँ पर क्या है कि इनके पास डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ये राइट होता है कि वो अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसका डिस्कवरी कर सकती है, उसको सर्च कर सकती है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट एविडेंस उसको चाहिए तो वो भी सर्च कर सकती है, उस एविडेंस को ले सकती है और अपने पास रख सकती है। फिर नेक्स्ट है कि जो राइट टू रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, एफिडेविट्स के ऊपर जो एविडेंस है उसको भी रिसीव कर सकते हैं, ये राइट होता है किसके पास, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास। फिर राइट टू रिक्वेजिशन टेस्ट रिपोर्ट। रिक्वेजिशन टेस्ट रिपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो भी सही लेबोरेटरी ने अगर कोई रिपोर्ट वगैरह निकाली है तो उसको भी रखने का राइट है, उस रिपोर्ट को, उस सैंपल को दोबारा से टेस्ट कराने का उनके पास राइट होता है। राइट टू एग्जामिन विटनेस, विटनेस को एग्जामिन करने का राइट यहाँ पर दिया गया है, किसको दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट फोरम को। उसके बाद पावर इन अदर प्रिस्क्राइब मैनर्स, क्या पावर्स होती हैं अलग प्रिस्क्राइब मैनर, यानी अलग अलग तरीके से बहुत सारी ऐसी पावर्स दी गई हैं और जिस हिसाब से केसेस होते हैं उस हिसाब से उनकी पावर्स भी बदलती रहती हैं और एक्स्ट्रा पावर्स जो हैं वो उनको मिल जाती हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम को। फिर उसके बाद है जुडिशियल पावर्स, क्या क्या उनके पास जुडिशियल पावर्स हैं, जैसे यहाँ पर कुछ सेक्शंस दे रखे हैं। सेक्शन 193 एंड 228 के अंदर इंडियन पैनल कोड आता है, तो ये वाला पावर भी किसके पास है,
डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास, और सिविल कोर्ट वाला पावर भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास है, सेक्शन 195 एंड चैप्टर ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर, जो भी कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर के उनका भी चैप्टर की जो पावर है वो भी किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास अवेलेबल है। उसके बाद है राइट्स इन केस ऑफ कंप्लेंट्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। अगर एक ही इंटरेस्ट पर कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स एक ही इंटरेस्ट को लेकर अपनी कंप्लेंट करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास राइट है कि वो उनकी कंप्लेंट्स को सुन सकती है, और उसके बाद अगर उनको ये लगता है कि जो भी मैटर्स अगर फिर स्टेट तक सॉल्व हो जाते हैं तो वो उनको अवार्ड भी दिया जा सकता है। देन द डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन गिव इट्स अवार्ड ऑन ऑल सच मैटर्स बाय अ फिक्स डेट। ठीक है, मैटर्स कंप्लीट होने के बाद अगर जो कंज्यूमर एसोसिएशन है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो कंज्यूमर्स का जो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो उनको अवार्ड भी दिया जा सकता है। उसके बाद है राइट टू रिक्विजिशन बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स की जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उनके पास ये राइट है कि वो अच्छे से जो भी बुक्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ढंग से पढ़ सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं। वे राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास राइट है कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो भी वहाँ पर अवेलेबल है, पर्सन्स जिनके रिगार्डिंग केस हुआ है या जिसने केस किया है उन पर्सन्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ले सकती हैं। उसके बाद है राइट टू सर्च एंड सीज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स। इफ़ एनी डॉक्यूमेंट और आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट वगैरह अगर रिक्वायर्ड है तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम अपने पास सीज करके रख सकती हैं जब तक कि केस कंप्लीट नहीं होता। अगर उनको कुछ और सर्च करना है तो वो भी वो कर सकती हैं। उसके बाद है राइट टू रिटेन और रिटर्न द सीज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स। जैसे ही जो पार्टी का जो भी आफ्टर एग्जामिन सारे जब एग्जामिन कर लेगी डिस्ट्रिक्ट फोरम, जब उनको वापस करने होंगे तो जब भी वो ऑर्डर पास करती हैं कि हम वापस कर देंगे तो वो चाहें तो उन डॉक्यूमेंट्स को वापस रिटर्न कर सकती हैं, पेपर्स और अकाउंट्स की बुक्स वगैरह जो हैं उनको भी वापस कर सकती हैं। उसके बाद आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।